नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम बात कर रहे हैं गुजरात की, जहां बीजेपी ने एक बार फिर अपना दमखम दिखा दिया है। 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत हासिल करके साबित कर दिया है कि गुजरात उसका अभेद्य दुर्ग बन चुका है। आपको बताएं कि बीजेपी को पिछले चुनाव से भी इस बार ज्यादा सीटें मिली हैं। तो किस तरह से ये निकायों के नतीजे आए हैं, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये जो गुजरात है, हम जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी का अभेद्य दुर्ग बन चुका है। 6 नगर निगमों के 576 सीटों पर आज मतगणना हुई। एक सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत चुका है। इन सभी निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और जीत भी ऐसे वैसी नहीं, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अभी तक बीजेपी 400 से भी ज्यादा सीटें इस पर जीत चुकी है। तो यानी करीब मान के चलिए कि आप इस 70 से 80% के ऊपर का आंकड़ा है, जबकि कांग्रेस केवल 50 सीटों पर ही जीत पाई है। जबकि पिछली बार कांग्रेस का आंकड़ा जो था वो 3 अंकों में था। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, उसने पहली बार जो है अपनी मौजूदगी दिखाई है गुजरात में, और सूरत में उसने सूरत बदल दी है कांग्रेस पार्टी की, जहां कांग्रेस को पीछे धकेल कर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है। कांग्रेस को यहां पर 0 सीटें, 0 सूरत में मिली है। हम बात कर लेते हैं एक निकाय की अलग अलग। अहमदाबाद की बात करें तो जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 192 में से 141 सीटों के हैं। इसमें बीजेपी 116 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस 21 और एआईएमआईएम इसने भी अपनी मौजूदगी जताई है, 4 सीटें जीत चुकी है। सूरत में सभी नतीजे आ चुके हैं, जहां बीजेपी को 93 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी को 27, जबकि कांग्रेस को 0। यह सूरत में हाल है कांग्रेस पार्टी का। राजकोट 72 के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी को 68 सीटें यहां पर मिली है, कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिली, जबकि राजकोट में पिछले चुनाव में यह आंकड़ा करीब आधा आधा था। भावनगर में 52 परिणाम आ चुके हैं, 52 सीटें हैं। बीजेपी को 44 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को वहां पर 8 सीटें ही मिल पाई हैं। जामनगर के 64 के 64 नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 50, कांग्रेस को 11 और अन्य को 3 सीटें यहां पर मिली है। हम अगर बात करें बड़ोदरा की, तो यहां पर 76 में से 60 सीटों के रुझान हमारे पास है। बीजेपी को 53, कांग्रेस को 7 सीटें यहां पर मिली है। तो ये एक तरह से आप देख लीजिए किस तरह का बीजेपी का गढ़ बन गया है। और जो तमाम निगम है इन पर अलग अलग नजर डाल लेते हैं। सूरत में 1990 से बीजेपी सत्ता में है। अगर हम बात करें भावनगर जामनगर की, तो 1995 से बीजेपी यहां पर सत्ता में है, यानी 30 साल 25 साल इस तरह का आंकड़ा है। बड़ोदरा राजकोट में 2005 से बीजेपी सत्ता में है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो 2008 से यहां के निगम में बीजेपी सत्ता में है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो बताता है कि बीजेपी का इस बार का जीत का आंकड़ा कितना बड़ा है। बीजेपी ने पिछली बार 391 सीटें जीती थी, इस बार 400 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस जो पिछली बार 174 सीटें जीती थी, इस बार 50 सीटों तक ही सिमटी हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में पिछली बार 7 सीटें गई थी, इस बार आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कह सकते हैं कि हो चुका है। बेहद लचर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है। सूरत में तीसरे नंबर पर है, या कहें कि 0 है तो कोई नंबर ही नहीं है। कई निगमों में तो उनकी 2 अंकों में भी सीटें कांग्रेस पार्टी की नहीं पहुंच पाई है। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसने चौंका दिया है, खासतौर से सूरत में, जहां पर दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आई है और कांग्रेस को वहां पर एक भी सीट सूरत में नहीं मिली है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो पाटीदार आरक्षण समिति है उसने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था और इसी के बाद आम आदमी पार्टी ने पाटीदार उम्मीदवारों पर दांव लगाया, जो उसको काम आया है, इससे उसको फायदा मिला है। और इन चुनावों का क्या महत्व है, क्योंकि अगले साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो पिछले विधानसभा चुनाव में बमुश्किल सरकार अपनी बना पाई थी, उसके हौसले काफी बुलंद इस जीत से हो गए हैं। साथ ही किसान आंदोलन का असर नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। और ये भी कह रही है कि पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ है, वो शहरी वर्ग का जो तबका है, खासतौर से गुजरात का, उसको इससे असर नहीं पड़ा है। कांग्रेस के संगठन की खामियां इसमें उजागर हो चुकी हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी अब जो उसका अपनी मौजूदगी जमा ली है, वो अब ज्यादा जोर लगाएगी। 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल सूरत जाएंगे। और साथ ही बीजेपी विरोधी वोटों में कांग्रेस अब कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी। तो ये कांग्रेस के लिए दूसरा झटका है। तो इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से इसके बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है, उनका ट्वीट देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि धन्यवाद गुजरात,
पूरे राज्य में महानगर पालिकाओं के नतीजे, विकास और सुशासन की राजनीति पर जनता के दृढ़ विश्वास को दिखाता है, ये पीएम मोदी ने कहा है। बीजेपी पर एक बार फिर भरोसा जताने के लिए आपका आभार, ये पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है गुजरात की जनता के लिए। उन्होंने कहा कि गुजरात की सेवा का मौका सम्मान की बात है। वो ये भी कहते हैं कि जो पार्टी इतने लंबे समय से वहां पर है, शासन कर रही है, उसकी इतनी बड़ी जीत ये अपने आप में बहुत सारी बातों को बताती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि भारी जीत देकर गुजरात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो बीजेपी का गढ़ है, ये विजय रूपाणी ने ट्वीट करके कहा है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्वीट किया है, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी जीती है वहां पर, तो नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा है। जैसा हमने बताया कि 26 तारीख को वो वहां पर जा भी रहे। और इस जीत के बाद जश्न भी शुरू हुआ है कई जगहों पर, चाहे बीजेपी का मुख्यालय हो, चाहे आम आदमी पार्टी का मुख्यालय हो, तमाम जगह पर जश्न की तस्वीरें कुछ आई हैं, उनको एक बार देख लेते हैं और लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं वो भी सुन लेते हैं। तो ये जश्न की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी का जश्न जो है हो रहा है अहमदाबाद में। थोड़ी देर में वहां पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो आप तस्वीरों में देखेंगे कि पहुंच रहे हैं और वहां पर बाकायदा जश्न बीजेपी मुख्यालय पर होगा। और आम आदमी पार्टी की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और ये आम आदमी पार्टी की तस्वीरें हैं जो पहली बार उसने सूरत में अपनी जीत हासिल की है, एक मौजूदगी दर्ज कराई, तो इसलिए वहां के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है आम आदमी पार्टी के। मैंने 20,000 वोटों से लीड की है। मैं 20,000 से आगे आई हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी बहुत आगे से बढ़ रही है। अब लग रहा है कि हमने अपने पैर जो जमाए हैं अब और आगे बढ़ के हम अच्छे से काम करेंगे। 2 साल से या 3 साल से जितनी फाइलें पड़ी हुई है उसको हम सबसे पहले निकालेंगे और बाकी के जो एरिया में काम नहीं हुए हैं वो सभी काम हम लोग करेंगे। हमारे सामने ज्यादा फाइट तो बीजेपी की थी और कांग्रेस की भी थी, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी की भी थी। जनता को भी पता है कि आज अगर इतनी रजूआत करने के बाद भी अगर कोई प्रश्नों का हल नहीं आता है तो उसे भी युवा को आगे लाने की प्रयत्न वो लोग कर रहे हैं। इसी वजह से आज हम लीड से जीते हुए हैं। तो ये आप कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को सुन रहे थे जो काफी उत्साहित हैं इन नतीजों से। अरविंद केजरीवाल भी काफी उत्साहित है। उन्हें लगता है कि ये एक तरह से दरवाजा खोल रहा है पश्चिम में आम आदमी पार्टी के प्रवेश का। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी कोशिश कर चुकी है। गोवा में हमने देखा था, वहां कोशिश की थी लेकिन वहां उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। तो इस जीत से वो थोड़े उत्साहित जरूर है। हालांकि जो कारण हमने आपको स्पष्ट किए हैं कि पाटीदार आरक्षण समिति जो थी उसने कांग्रेस का विरोध किया था और आम आदमी पार्टी ने पाटीदार उम्मीदवारों को टिकट दिया था, इसलिए आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली है। महत्व काफी है इन चुनाव का। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था बीजेपी को वहां पर बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई थी, वो भी तब जबकि यहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम नेता बड़े वो गुजरात से आते हैं, तो भी बड़ी मुश्किल से बीजेपी वहां जीत पाई थी। लेकिन इस बार की ये जो नगर निगमों की जीत है ये बीजेपी के हौसले निश्चित तौर से बुलंद करेगी। हम आपको बता दें कि गुजरात जो है वो देश के सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्यों में से एक है, यानी अर्बन सेंटर बहुत ज्यादा हैं। 40% से भी अधिक आबादी गुजरात की शहरों में रहती है। तो इस लिहाज से ये जो निगमों के नतीजे आए हैं महानगर पालिकाओं के, ये बीजेपी का जो जनाधार है निश्चित तौर पर यह बताता है कि किस तरह से होगा। और बीजेपी इसको इंटरप्रेट कर रही है किसान आंदोलन से। वो कह रहे हैं कि पंजाब में अभी जब कुछ दिनों पहले नतीजे आए थे तो ये कहा गया था कि बीजेपी की वहां पर हार इसलिए हुई है क्योंकि वहां के शहरों के लोगों ने बीजेपी को कृषि कानूनों के चलते रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि जो गुजरात के रुझान आए हैं निगमों के, ये एक तरह से कृषि कानूनों पर वहां के गुजरात की जनता की मोहर है। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही जगह, चाहे पंजाब हो या गुजरात हो, वो शहरी इलाकों के चुनाव हुए हैं, ग्रामीण इलाकों के चुनाव अभी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की जो जीत के दावे हैं अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन की खामियां उजागर इसलिए हुई है क्योंकि हार्दिक पटेल, जिन्होंने इतना बड़ा पाटीदार आंदोलन चलाया था, जो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए थे, उन्हीं के गढ़ में कांग्रेस अपनी साख नहीं बचा पाई है। सूरत का हमने आपको जिक्र किया कि जहां पर कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है, राजकोट जहां पर कि कांग्रेस का एक तरह से पूरा सफाया हो गया है। तो ये सारी दिक्कतें कांग्रेस के संगठन की हैं जो सामने आई हैं। और आम आदमी पार्टी
निश्चित तौर पर अब ज्यादा जोर लगाएगी। उसे लगेगा कि शायद एक ही दरवाजा है, इसको थोड़ा मजबूती से अगर धक्का दें तो खुल सकता है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल 26 तारीख को इसीलिए वहां पर सूरत भी जाने वाले हैं। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं हॉट टॉपिक में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से तेल की कीमतों में लगातार आग लगी हुई है। एक बार फिर से आज सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। 20 फरवरी तक लगातार 12 दिन तेल के दाम बढ़े हैं और इसके बाद 2 दिन कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल भी 35 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया। महानगरों में सबसे ज्यादा मुंबई में कीमतें हैं। यहाँ पेट्रोल 97 रुपये 34 पैसे तो डीजल 88 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये 93 पैसे और डीजल 81 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है। किसान तो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक नंबर पर किसान के तो आज़ादी जब से हुआ है, किसान का आज कुछ मुआवजा कुछ काम नहीं हो पाता है। बिहार के सारा कृषि व्यवस्था सब चौपट है। सरकार इस पर कुछ लगाम नहीं लगाता है आज तक। किसान का जो मूल्य जो उपजता है उसका तो दाम बढ़ता नहीं है किसान, लेकिन पेट्रोल या डीजल पर बहुत सारा दाम बढ़ाया जा रहा है। जब तक सरकार परिवर्तन नहीं होगा, जब तक मतलब कि किसान को राहत नहीं मिलेगा। महंगा होने से बहुत माने दिक्कत हो रहा है, महंगाई बढ़ गया। किसान माने के फसल समय पर नहीं उपज पाएगा ना, कि डीजल बढ़ गया तो उसके चलते किसान बिला कर रह जा रहा है। ऐसा बात तो नहीं है। किसानों पर तो बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है। डीजल बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से, गाड़ी घोड़ा जोतैया होता है उसमें भी ज़्यादा आदमी लोग ले रहे हैं। ट्रैक्टर अब मान लीजिए ट्रैक्टर है, बिना डीजल का तो चलेगा नहीं। तो हम लोग का तो महंगा पड़बे करेगा, जोताई उताई जो भी लगेगा। जनता हर वक्त हर समय मजबूर है, लेकिन सरकार के इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। ठीक है ना, डीजल के दाम बढ़ रहा है तो खेत में है ट्यूब पंप चलाना है, थ्रेसर चलाना है, तो सब चीज़ तो वही है। डीजल का दाम बढ़ेगा तो दाम बढ़ाएगा घटाएगा, बिजनेसमैन को पूंजीपति को फर्क नहीं पड़ना है। ये सब फर्क पड़ता है किसाने छोटे वर्ग के लोगों पर। छोटे वर्ग के लोगों पर जो महंगाई बढ़ रहा है, आकाश चुमते जा रहा है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का ठीकरा लगातार केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी टैक्स वसूलती हैं। माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं। और ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। आज कोरोना के समय में देश की अर्थनीति जिस प्रकार की खराब स्थिति में पहुंची थी, उस स्थिति में आमदनी राज्य सरकारों की हो या केंद्र सरकार की हो, आमदनी लॉकडाउन के कारण ना के बराबर हो गई थी। उस समय में जो टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रहित राशि है, उसमें हमने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए व्यवस्था किया है। हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग को 137% बढ़ाया है। किसानों की खर्चे बढ़ाए हैं। रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री में एयरपोर्ट्स बनना, बड़े बड़े कारखाना बनना, जिसके कारण देश में मैंडेज श्रम दिवस नए बनने वाले हैं, लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 30% ज्यादा खर्चा पिछले साल से किया जा रहा है। आखिर ये रिसोर्स हम लाएं कहां से? कुछ चीज अमेरिका के अंदर बर्फाली तूफान के कारण वहां भी थोड़ा उत्पादन रुका हुआ है। ये सारा विषय धीरे धीरे अस्थायी हम मानते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये बात तो सही कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री की केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जहां केंद्र अभी तक इन टैक्सेस में कोई कटौती नहीं कर रहा है, वहीं कुछ राज्य अपनी ओर से टैक्सेस में कटौती करके आम लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्य अभी तक टैक्स घटा चुके हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है जिसने कि 1 रुपये प्रति लीटर वैट जो है उसको घटा दिया है। असम ने 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती करके जनता को राहत दी है। मेघालय ने भी 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती इसमें की है।
नागालैंड ने पेट्रोल पे 2 रुपए, डीजल पर 1 रुपए की कटौती करके आम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं राजस्थान में भी 2% की कटौती वैट पर की गई है ताकि लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। तो अब सवाल यही कि केंद्र सरकार कब अपनी ओर से राहत देगी, कब ड्यूटी को कट करेगी ताकि पेट्रोल डीजल सस्ता हो सके। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।